Hello and assalamu alaikum dear viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today we will continue our topic that was the disarmament and arms control. And today we are going to take on with the phenomena of different treaties and pacts which have been involved in this process, ताकि इन दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कंट्रोल किया जाए और इसमें जितने भी पैक्ट्स हुए या ट्रीटीज़ हुई उनके हवाले से आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे. तो लेट्स सी एंड वॉच दैट व्हाट वी हैव न्यू फॉर टुडे इन आवर टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक armaments and disarmament. So dear viewers, there are multiple of treaties that have been signed with time to time. वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ जो ट्रीटीज़ हैं या पैक्ट्स जो हैं जो कि आर्म्स कंट्रोल के हवाले से साइन किए गए हैं या जिनको जो है इनिशिएट किया गया है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में काम आते हैं, चाहे वो डिसआर्ममेंट का कॉन्सेप्ट हो या आर्म्स कंट्रोल हो. इस हवाले से दुनिया को सिक्योर बनाने के लिए, दुनिया को पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए कुछ ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हुए जिनको आज हम स्टडी करते हैं. और इसमें फर्स्ट जो एग्रीमेंट था दैट वाज दी पार्शियल लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1963 में हुई, 10 अक्टूबर 1963. और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप कोई भी टेस्ट जो है, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो या कोई ऐसा टेस्ट जो कि बड़ा जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो. नॉर्मली जो है जब टेस्ट की बात की जाती है इस तरह के, तो वो जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ इशारा होता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि अब मार्केट में मल्टीपल्स एंड वैराइटीज़ ऑफ वेपन्स दे हैव बीन डिस्प्लेड इन द मार्केट. मार्केट में मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो इस वक्त इंडक्शन उनकी हो चुकी है, जिनकी नेचर जो है वो डिस्ट्रक्टिव है. तो पार्शियल लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी अकॉर्डिंग टू दैट कि कोई टेस्ट, अगर आप कोई टेस्ट करना चाहते हो तो वो एटमॉस्फेयर में नहीं होगा. और ये उन लोगों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस, वो स्टूडेंट्स जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं और उनको जो है इन चीज़ को समझने में बहुत आसानी भी हो जाएगी कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाए, या एनवायरनमेंट के ऊपर अगर उसके कोई नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं या नेगेटिव असरात जो हैं वो आएंगे, तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है. इसीलिए इस तरह के जो टेस्ट हैं या इस तरह के जो जिसको हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, ताकि एक मुल्क जो है अपनी कैपेबिलिटी को मेजर करता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी आप कोई टेस्ट ऐसा नहीं कर सकते जो कि एटमॉस्फेयर में हो. टेस्ट हमेशा किए जाते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं जिनके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हर स्टेट का जो फर्स्ट एम और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सो. तो सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात या डिफेंस की जब बात आती है तो एवरी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हैव दिस राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एग्रेसर. कोई भी स्टेट दुनिया के आप पिक कर लीजिए तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने आप को किसी भी एग्रेसर के ख़िलाफ़ जो है वो तैयार रखता है. कोई भी अगर इन्वेजन के गर्ज से आया हो या एक स्टेट दूसरी स्टेट में इंटरवीन करता हो, तो इन सच केसेस आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है. तो अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो कैपेबिलिटी होती है आपकी, उसको आप इन्हांस करते जाते हो. तो ऐसा टेस्ट जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा उसको आप एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे. येस, देयर आर सेवरल वेज. फर्स्ट ये है कि जब भी आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे या अपने कोई ऐसे मिसाइल्स टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो एक पैटर्न है दैट इज़ के बाय द यूज़ ऑफ सी. अगर आपके पास सी अवेलेबल है, आप नॉर्मली सी को आप देख लीजिए तो सी में जो सी बेड होता है, जो समंदर का सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं. इसकी इजाज़त होती है, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ. देन आपके पास जो है आप पहाड़ों में टेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ऐसा एरिया कि जहाँ पर
जो है आपके पास आबादी ना हो, ताकि जो लिविंग क्रिएचर है उसको बचाया जा सके। और ये वो स्टूडेंट जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस के हैं या इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो देयर इज़ अ क्लियर कट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। सो नेक्स्ट आप पहाड़ों में कर सकते हैं टेस्ट को, या आप किसी डेजर्ट में टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट हो या कोई दूसरा इक्विपमेंट हो जहाँ पर दूर दूर तक जो है वो आपके पास जो है वो आबादी का नामो निशान भी ना हो। तो ऐसे एरियाज़ में आप टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, इसकी परमिशन होती है। देन फर्दर आप आ जाइए तो NPT है, जिसका मतलब है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियर आ गया तो मीन्स ये न्यूक्लियर वेपन से रिलेट कर रही है ये ट्रीटी, दैट कंटेन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो कि जुलाई 1968 में ट्रीटी हुई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको कंटेन किया जाए। ऐसा ना हो, कंटेन करने का मतलब ये होता है कि अगर एक स्टेट ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो वो सिर्फ उस स्टेट तक ही रहे, ना कि वो स्टेट जो है किसी दूसरी स्टेट को सेल आउट करे। अब हम सबको पता है हम मिलिट्री इक्विपमेंट सेल आउट कर सकते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स सेल आउट कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क को एयरक्राफ्ट जो है वो बेचा जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर फील्ड आप न्यूक्लियर वेपन्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, ये क्लियर कट बैन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी आप जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को जो है वो नहीं दे सकते। अगर आपने ये ट्रीटी साइन कर ली तो मीन्स आपके वेपन सिर्फ आपकी हद तक रहेंगे, आपकी जो टेक्नोलॉजी है कोई भी दूसरा मुल्क आपसे ये टेक्नोलॉजी नहीं ले सकेगा फिर, जो कि जुलाई 1968 में इस ट्रीटी को जो है वो इनिशिएट किया गया था। देन आपके पास ABM आ जाता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। लिमिटेशंस ऑन ABM अगेंस्ट दी स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। देखिए कुछ जो लोग जो कि डिफेंस एनालिसिस्ट हैं या डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से मेरी बात समझ रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ABM, दी इट इज़ दी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड देन वी हैव दी स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो मल्टीपल ऑफ डिफरेंट मिसाइल्स जो हैं वो हर स्टेट के पास मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इसके ऊपर जो है सम लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, जो कि निशाना बना सकते हैं द स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीन उनके अगेंस्ट। इसको जो है अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि जो है जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है या बहुत एक्यूरेसी है उनकी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि नुकसान से बचा जाए, दुनिया को बचाया जाए, जंग से बचाया जाए, डिस्ट्रक्शन से बचाया जाए, ह्यूमन लॉस जो है, कैजुअलिटीज़ जो हैं उससे बचाया जा सके। तो 1972 में ये ट्रीटी हुई और इसको भी जो है मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो साइन किया। देन वी हैव SALT I and SALT II या SALT II, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी कह सकते हैं। ये 1972 में इस ट्रीटी को जो है इनिशिएट किया गया। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स जो कि पूरे बरे आज़म को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। देन वी हैव दी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी इसमें आ जाते हैं और बेसिकली इट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ दी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो मिसाइल्स जो कि सबमरीन आबदोज से फायर किए जा सकते हैं, उन मिसाइल्स को जो है मीन्स के इन दोनों काइंड्स को जो है वो इसमें लिमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से इनको लिमिटेड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो कि 1972 में हुई। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, एक फ़ोर्स बना दी गई जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स, जो कि जो है जिसमें एलिमिनेशन ऑफ मीडियम रेंज मिसाइल्स, जिसकी जो टोटल किलोमीटर में अगर आप देखा जाए उसकी रेंज जो है 500 से लेकर 800 किलोमीटर के जो मिसाइल्स हैं उनको जो है बेसिकली एलिमिनेट कर दिया जाए। ऐसे मिसाइल्स जो कि जिनकी रेंज 500 से 800 किलोमीटर है उनको जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए इस दुनिया से बेसिकली। देन वी हैव SALT I, SALT II, अगेन उसका सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है मेजर रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब SALT II, SALT I का जो हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की थी कि एक तो जो है ICBM एंड देन
SLBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स या शॉर्ट रेंज या मल्टीपल रेंज मिसाइल्स जो होते हैं उनको जो है वो लिमिटेड कर दिया जाए। और सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था इस ट्रीटी का कि मेजर रिडक्शन, बहुत बड़ी रिडक्शन की जाए, रिड्यूस किए जाए न्यूक्लियर वेपन्स को इस इंटरनेशनल वर्ल्ड से। तो आई होप कि अब वो स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो स्टूडेंट जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मिसाइल जो हैं ना सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमन लॉस है, बल्कि जो आपका इन्वायरमेंट है उस पर भी इसके बड़े जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो आते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने कुछ ट्रीटीज़ को साइन किया है और जिसमें आपके पास जो है पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, अमेरिका, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन ट्रीटीज़ को साइन किया था। अब इसमें प्रॉब्लम अब ये आ गई कि जब आप ट्रीटी को साइन करते हो तो आपको अपने जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान एक ट्रीटी साइन करेगा तो उससे इंडिया के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि इंडिया का क्या रिस्पांस है। अगर इंडिया ने ये ट्रीटी साइन की तब पाकिस्तान साइन करेगा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सेम कंडीशन जो है वो इंडिया में भी यही जो है वो पढ़ाया जाता है बिकॉज दोनों जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान एंड इंडिया एक दूसरे को जो है वो अपना एनिमी समझती हैं, लेकिन एज अ पीस जेस्चर कोशिश ये की जाती है कि कुछ लोग जो कि बॉर्डर के दोनों तरफ बैठे हैं कि पीस जो है वो इन दोनों मुल्कों में कायम किया जाए। पाकिस्तान फॉर एवर गोज़ फॉर द पीस। कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, देयर आर कॉम्प्लिकेशंस जिसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसके अलावा हमने इंडिया में भी देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पीस के लिए काम करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो बात जंग तक चली जाती है। तो हमेशा जब भी ट्रीटी साइन की जाती हैं तो अपने एनवायरनमेंट को माइंड में रखा जाता है। सो देयर आर मेन कॉजेस कि हम क्यों इन ट्रीटीज़ की तरफ जो है वो दुनिया को लेकर गए या दुनिया को क्या ज़रूरत थी इन न्यूक्लियर ट्रीटीज़ की। तो सबसे पहले द रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस को रिस्टोर किया जाए, रिज्यूम किया जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए, दुनिया को एक ऐसा मकाम बनाया जाए कि जिसमें जो है वो पीस जो है वो गारंटी हो। इस हवाले से जो है दुनिया के लिए ये ट्रीटीज़ लाई गई ताकि जो है ये जो पीस प्रोसेस है इसको किसी किस्म का कोई थ्रेट ना हो। देन डिसआर्मामेंट, डिसआर्म करना ऐसी स्टेट्स या ऐसे ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या तो वो सिक्योरिटी फेलियर आ रहा होता है उनका या वो सही तरीके से उसको सिक्योर नहीं कर सकते, तो ऐसे ममालिक को भी जो है वो डिसआर्मामेंट की तरफ लेकर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो चले जाते हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस पर बहुत स्ट्रेस करती है कि ऐसे ममालिक के पास जो है अगर कोई मिसाइल्स हैं तो उनको फौरी तौर पर डिसआर्म कर दिया जाए। अब यहाँ पे सिर्फ मिसाइल्स की बात नहीं की जाएगी बल्कि ऐसे वेपन्स, वो तमाम वेपन्स जो कि ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है या पीस के लिए ख़तरा है या पूरी दुनिया की जो अमन है उसके लिए ख़तरा है, रीजनल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अगर कोई उसमें डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों के लिए जो कॉन्सेप्ट है डिसआर्मामेंट का उसको इनिशिएट किया जाता है। और इसी वजह से जो दुनिया है वो इन ट्रीटीज़ की तरफ जो है वो जाती है। देन वी हैव द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी व्हाट डू यू मीन। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ एनर्जी पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लीजिए इंग्लैंड देख लीजिए, आप जापान देख लीजिए, इवन जापान इज़ अ स्मॉल कंट्री, लेकिन जापान में जो बिजली है वो सारी न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर आपने जो है वो इफ़ यू वांट टू मेक एन एनालिसिस, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द एनालिसिस प्रोसीजर, अगर आप किसी चीज़ पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो वी हैव टू लुक द पिक्चर फ्रॉम द बोथ एंड्स। हमें तस्वीर के दोनों जो कॉर्नर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो रियलिटी है या हमारे पास जो एक स्केच है दुनिया का वो क्या बन रहा है, या आपका जो पॉलिटिकल इस वक्त निज़ाम है वो जो है वो किस तरफ जा रहा है, या आपके जो लीडर्स हैं या जो आपके लीड कर रहे हैं कंट्रीज़ को हुक्मरान वो किस डायरेक्शन में जो है मुल्क को लेकर जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन हमें फर्स्ट वी हैव टू लुक अराउंड कि आपने फ्रॉम द फोर एंड्स हमने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, देन वी कैन गो फॉर द कंक्लूजन। सो
आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत यूज़फुल लगा होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, सो यू मे हैव द क्वेश्चंस ऑन द यूट्यूब, बट बिफोर दैट जस्ट लॉग इन टू यूट्यूब, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो ऑन टाइम मिल सकें। एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक द वीडियोज़। सो इफ़ यू मेक क्वेश्चन, सो आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब पे, वहाँ पर आप क्वेश्चन पुट कीजिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। इसके अलावा डिफरेंट जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन है, फेसबुक एंड ट्विटर, आप वहाँ पे भी मुझे एक्सेस कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।